नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशनल सेंटर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम हर दिन पॉलिटी की क्लास को लेकर के कोई न कोई नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो जैसा कि आपको आज दिख रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक ये लिखित संविधान व अलिखित संविधान में अंतर। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। तो आज आपके सारे इस तरीके के डाउट्स जो भी हैं लिखित और अलिखित संविधान के बाद सभी डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आइए हम सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है लिखित व अलिखित संविधान अर्थात राइट एंड अनराइट कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और लगातार आप तैयारी करते रहें। बहुत ही जल्द आपके एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो जाएगा आयोग द्वारा। हो सकता है किसी मंथ के फर्स्ट वीक में या फिर नेक्स्ट सेकंड वीक तक आपको आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो आप उससे फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए पहले ही आप सबसे पहले जाकर के OTR फाइल कर लें। OTR फाइल किए रहेंगे तभी आप RO एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आने पर उसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और या तो अगर आपने PCS एग्ज़ाम्स दिया है पहले UP PCS, तो UP PCS के OTR से भी आप RO एग्ज़ाम्स को भर सकते हैं। और कमोबेश दोस्तों उम्मीद है कि 300 के आसपास सीटें आएंगी। अभी 200 के आसपास सीट आएंगी और वह लास्ट टाइम तक होते होते मेंस तक अर्थात मेंस एग्ज़ाम होते होते तक वह सीट बढ़ करके आपकी 300 प्लस चली जाएगी। तो आइए इसी सीट को मद्देनज़र रखते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सीट का आंकड़ा बहुत कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी अर्थात फाइट बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए। तो फाइट करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए आप लगातार हर दिन अपने एक गोल को डिसाइड करें कि आपको पूरे दिन का क्या टारगेट होगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक प्रेफर करनी है, कौन से टॉपिक्स देखने हैं, ये सारी चीज़ें आप देखें। बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन में मैं आपके लिए RO एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे 35 से 40 टॉपिक्स मैं आपके सामने आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप देखें, जाके प्रीवियस ईयर्स उसे मिला के भी देखें क्या वह टॉपिक आपके लिए सही है या नहीं। आइए इसी बात से हम आगे बढ़ते हुए अपने टॉपिक की तरफ सीधे बढ़ते हैं कि लिखित व अलिखित संविधान को हम सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मैं अभी तक जितनी भी मैंने क्लासेस ली उन सारी क्लासेस में मैंने आपको बार बार यह बताया है कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। और UPSC ने या UP PSC ने या स्टेट PCS एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि क्या लिखित व अलिखित संविधान में मात्रात्मक अंतर होता है, या क्या लिखित संविधान पूर्णतः लिखित होता है या अलिखित संविधान पूर्णतः अलिखित होता है। तो आज आपका इस तरह का डाउट्स आपके क्लियर्स हो जाएंगे और साथ ही साथ पता चलेगा कि लिखित संविधान की विशेषताएं क्या हैं और अलिखित संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन सारी विशेषताओं को आपको पता चलते ही आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ सबसे पहला पॉइंट से लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए कि लिखित व अलिखित संविधान में मात्रात्मक अंतर होता है। मात्रात्मक अंतर होता है अर्थात मात्रा का अंतर होता है। मतलब जो लिखित संविधान होगा दोस्तों उसमें लिखित अंश ज़्यादा होंगे व अलिखित अंश कम होंगे। अलिखित अंश आपके दोस्तों कम होंगे। वहीं जो आपका अलिखित संविधान होगा, संविधान इसमें आपके लिखित अंश कम होंगे और अलिखित अंश अधिक होंगे। तो दोस्तों लिखित और अलिखित अंश का मतलब आप सबसे पहले यह समझिए कि अलिखित अंश क्या, अर्थात वह चीज़ें जो हमारे यहाँ
परंपराओं के रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। जैसे आप संसदीय व्यवस्था को जब देखते होंगे तो संसदीय व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है और वह परंपराओं के रूप में हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्था, जब हम संसद वाली व्यवस्था को पढ़ेंगे तो हम संसद वाली व्यवस्था में आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो हमने संविधान में लिखा तो नहीं है पर हम परंपराओं के रूप में उसे, प्राचीन काल से वह व्यवस्था थी तो हम वर्तमान में उसे एक्सेप्ट कर रखे हैं। तो परंपराओं के रूप में विकसित व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों पहले यहां तक के पॉइंट्स को आप लिख लें। दूसरा पॉइंट, ये था पहला पॉइंट दोस्तों आपका। अब इसमें आपके लिए दूसरा पॉइंट आएगा दोस्तों, दुनिया के सभी संविधान लिखित रूप में, दुनिया के सभी संविधानों में लिखित अंश मौजूद होते हैं। तो दोस्तों दुनिया में, विश्व में आप जितने भी संविधानों को देखते हैं, या आपको लगता होगा कि विश्व के ऐसे बहुत सारे देश होंगे या ऐसे कुछ देश होंगे जहां पे संविधान लिखित नहीं है, तो अपने मन से यह डाउट आप हटा दें, क्योंकि विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं जहां पे संविधान ना हो। और अगर संविधान है तो लिखित रूप में ही होगा, अर्थात उसमें लिखने की मात्रा या तो कम होगी या लिखने की मात्रा ज्यादा होगी। अगर लिखने की मात्रा ज्यादा हुई किसी संविधान में तो वह लिखित संविधान हो जाएगा, अगर किसी में लिखने की मात्रा कम होगी तो वह अलिखित संविधान हो जाएगा। अर्थात अलिखित संविधान अर्थात परंपराओं को ज्यादा महत्व दिया गया, परंपराओं को ही हमने स्वीकार कर लिया। समय के साथ धीरे धीरे परंपराएं विकसित होती चली गई, हमने उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो हमने उसे स्वीकार कर लिया। तो अलिखित संविधान में आप हमेशा देखते हैं कि ब्रिटेन का संविधान, तो आपके मन में एक डाउट चलता होगा कि ब्रिटेन के संविधान को तो लिखा ही नहीं गया कभी। नहीं दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान को भी लिखा गया है, पर उसमें लिखने की मात्रा थोड़ी कम है। वहां पे लिखावट कम की गई है, वहां पे परंपराओं को ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है। आगे आपको और भी बहुत सारी बातें इसमें लगातार पता चलती रहेंगी, तो आप पहले इतने पॉइंट्स लिख लें। यह आपका दूसरा पॉइंट था आज का, और ये दोनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जरूर जाएंगे दोस्तों। जैसे आपने समझा कि लिखित संविधान जो होगा उसमें मात्रात्मक अंतर होते हैं लिखित और अलिखित संविधान में। मात्रात्मक अंतर के हिसाब से देखा जाए तो लिखित संविधान जो होगा दोस्तों उसमें लिखित अंश ज्यादा होंगे और अलिखित अंश कम होंगे। वहीं जो अलिखित संविधान होगा आपका, वहां पे लिखित अंश आपके कम होंगे और अलिखित अंश अधिक होंगे। अर्थात आपको यहां पर परंपराओं की स्वीकार्यता ज्यादा होगी। जहां पे अलिखित संविधान होगा दोस्तों वहां पर परंपराओं की स्वीकार्यता अधिक होगी, और जहां पे लिखित संविधान होगा वहां परंपराओं की स्वीकार्यता कम होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहां पे समाज धीरे धीरे विकसित होता चला गया है और वो इस तरह से परिपक्व हो चुके हैं, इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब हर चीज उन्हें लिख करके देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी बातें वो बिना लिखे भी उसे एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यवस्था ठीक है। जैसे कि आपके आर्टिकल में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य किन देशों के संविधान में जोड़ा जाता है? उन देशों के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है जहां पे सोसाइटी अभी उस हिसाब से विकसित नहीं हो पाई होती है। जैसे विश्व के वो देश जो विकसित हो चुके हैं काफी हद तक, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे मूल कर्तव्य के वो पार्ट्स नहीं लिखे गए हैं जो आप व्यवहार में डेली यूज करते हैं। जैसे आपको स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, आपको आजादी में जो लोग शहीद हुए हैं उनको नमन करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। यह व्यवस्था आपको अविकसित देशों में थोड़ा ज्यादा मिलेगी, वहीं विकसित देशों में यह व्यवस्थाएं कर्तव्य के तौर पर कम रखी जाए। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार में ही चीजें एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने व्यवहार में उसे आत्मसात कर लिया, धारण कर लिया दोस्तों।
और ऐसी व्यवस्थाएं जहां पे इंकलकेट कर ली जाती हैं, वहां का देश जो होता है, वहां पे संविधान जो होगा वह अलिखित संविधान होगा दोस्तों। आई होप आपको मैं समझा चुका कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है दोस्तों, काफी हद तक। अब हम लिखित और अलिखित संविधान की विशेषताओं की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हैं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं या क्या क्या अंतर होते हैं। तो आइए, आपने यहां तक लिख लिया, मैं इसे मिटा करके अब मैं लिखित और अलिखित संविधान के को दो भागों में बांटता हूं और बांट करके फिर उनकी सारी विशेषताएं आपको बताता हूं मैं दोस्तों। और आप पेन कॉपी लेकर के बैठा करें ताकि आप सारी चीजें राइट डाउन करते रहें, और जो भी कुछ मैं आपको बताता हूं या कई सारी बुक्स को देखने के बाद ही मैं आपको बताता हूं, और जो आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम्स हो चाहे मेंस एग्जाम हो, ताकि आप अपने आंसर राइटिंग भी करते रहें। बहुत ही जल्द हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी बन जाएगा। हालांकि हमने व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, आपके लिए हम टेलीग्राम चैनल भी बना देंगे। उस टेलीग्राम चैनल पर आकर के आप वहां मैसेज कर सकते हैं, अपनी सारी रिक्वायरमेंट वहां भेज सकते हैं, सारी बातें वहां पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे आपके। और साथ ही साथ हम आपके लिए डेली एक मेंस के क्वेश्चंस को भी डालेंगे वहां पर, और साथ ही साथ हम उस मेंस के क्वेश्चन के ड्राफ्ट भी आपको सेंड करेंगे कि आप किस तरीके से मेंस के आंसर को लिखें। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे लिखित संविधान और दूसरी तरफ हम लिखेंगे अलिखित संविधान। दोस्तों, ये हुआ लिखित संविधान का एरिया और ये हुआ अलिखित संविधान। अलिखित संविधान दोस्तों, जैसा कि हमने पहला पॉइंट बताया था कि जो लिखित संविधान होगा दोस्तों, यहां पे लिखावट की मात्रा ज्यादा होगी, और यहां पर परंपराओं की स्वीकारिता ज्यादा होगी दोस्तों। यहां पे अलिखित अंश परंपराओं की स्वीकारिता कम होगी, और यहां पर अलिखित मात्रा ज्यादा होगी दोस्तों। जैसा कि आपका ये पहला पॉइंट बनता है दोस्तों। अब आइए अपने सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अर्थात यहां पर जो भी व्यवस्था दी गई होगी वह सारी व्यवस्था अक्षरशः हमारे संविधान में लिखी गई होंगी। हमें फंडामेंटल राइट्स, हमारे कर्तव्य, हमारे संविधान के गोल क्या होंगे, ये सारी बातें आपके संविधान में आपको लिखी गई होंगी। जो लिखित संविधान होगा वहां पर लिखावट की मात्रा ज्यादा होगी, और ऐसी व्यवस्थाएं ज्यादातर आपको विकासशील देशों में देखने को मिलती हैं। और यह सारी व्यवस्थाएं जो आप देखेंगे अलिखित संविधान की, यह सारी व्यवस्थाएं आपको विकसित देशों में मिलेंगी, क्योंकि वो समाज विकसित हो चुका है। अब उस समाज को हर चीज लिख के बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों, यहां विकसित का अधिकांशतः मतलब भौतिक आधार पर विकसित हो चुके हैं। सांस्कृतिक आधार पर बहुत सारे विकासशील देश जो हैं, जैसे कि भारत जैसा विकासशील देश जो है आपका, वह अपनी परंपराओं के लिए, परंपराओं में बहुत समृद्ध है, अपने कल्चर को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत समृद्ध है, और वहां पर वह विकसित देशों से कहीं बहुत आगे हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट दोस्तों होगा कि जो भी लिखित संविधान होगा अर्थात वह निर्मित संविधान होगा। क्यों? क्योंकि लिखा गया है, लिखावट हुआ है, अर्थात उसका निर्माण किया गया, अर्थात निर्मित संविधान होगा दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट, यह निर्मित संविधान होगा। और वही जो अलिखित संविधान होगा दोस्तों, अगर उसे ध्यान से देखें, क्योंकि उसने परंपराओं को स्वीकार किया है,
तो क्या परंपराएं किसी एक दिन में आपके पास आ जाती हैं? नहीं, परंपराएं लंबे काल से चल रही होती हैं, जो हजारों साल से चल रही थी और हजारों साल से चलते चलते हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कि हमारे यहां स्वच्छता जो है हमारी परंपराओं में ही विकसित हो चुका है भारत में, इसलिए हम धीरे धीरे स्वच्छता को हमने आत्मसात कर लिया है। उसी प्रकार से अगर आप देखें, जहां जहां पर परंपराएं होंगी दोस्तों, वहां पे स्वीकारिता अधिक होगी। स्वीकारिता अर्थात विकसित होगा, परंपरा धीरे धीरे विकसित होगा। तो अर्थात जो अलिखित संविधान होगा वह विकसित संविधान होगा, ना कि निर्मित संविधान। कैसा होगा दोस्तों? विकसित संविधान होगा। कैसा होगा दोस्तों? विकसित संविधान होगा आपका। समझ गए दोस्तों? अर्थात निर्मित संविधान अर्थात एक फिक्स टाइम में लिखा गया होगा, और इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं, क्योंकि यह वर्तमान में भी लगातार विकसित हो रहा है। मतलब कि लगातार परंपराएं विकसित होती जा रही हैं, परंपराओं की स्वीकारिता लगातार बढ़ती जा रही है, और वह हम धीरे धीरे व्यवहार में अपने एक्सेप्ट करते जा रहे हैं दोस्तों। तो फिक्स टाइम यहां पर नहीं होगा कोई भी। आई होप, मुझे लगता है कि मैंने 2 पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए एकदम काफी हद तक। आइए दोस्तों हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर कोई संविधान निर्मित संविधान होगा तो आपको क्या लगता है कि आप अकेले ही संविधान का निर्माण कर लेंगे? नहीं दोस्तों, अगर किसी संविधान का निर्माण करना है, संविधान को निर्मित करना है, संविधान को लिखित बनाना है, तो आपको संविधान को लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए आपके पास एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं संविधान सभा। जैसे भारत में एक संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने संविधान का गठन किया दोस्तों। तो अर्थात जो निर्मित संविधान होगा वहां पे कोई ना कोई संस्था होगी, कोई ना कोई व्यवस्था होगी जो आपके संविधान को लिखेगी, संविधान का गठन करेगी। तो वह व्यवस्था थी दोस्तों भारत के लिए संविधान सभा। अर्थात संविधान को निर्मित करने के लिए संविधान सभा होगी दोस्तों। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि अब आप बताएंगे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, और संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत या किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों यह आपके लिए होमवर्क है। आप जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, चाणक्य बैच में, तो वहां पे आपको हमने संविधान सभा की हर एक बात को बताया है। जब आप देखेंगे संविधान सभा के इतिहास को, तो संविधान सभा के इतिहास में हमने हर एक बात आपको बखूबी समझाया। तो आप जाकर के वहां देखें कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कब किया, अर्थात संविधान का निर्माण कब पूर्णतः हुआ, संविधान लागू कब हुआ, संविधान पारित कब हुआ, यह सारी व्यवस्थाएं देखें। और आपका होमवर्क है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, और संविधान सभा का गठन जो हुआ वह किस मिशन या किस योजना के तहत दोस्तों किया गया था। तो यह आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसे याद रखें। और चैनल को लगातार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। चैनल के बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन तत्काल मिल सके। दोस्तों बहुत ही जल्द हम फेस टू फेस आपके समक्ष आकर के लाइव क्लासेस लेंगे। लाइव क्लासेस में आप हमसे तुरंत जुड़ सके, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, अर्थात बेल आइकन प्रेस रखें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों तीसरा पॉइंट देखें दोस्तों, अलिखित संविधान का। अगर कोई निर्मित संविधान है तो उसके निर्माण के लिए कोई ना कोई एक संस्था होनी चाहिए थी, और वह संस्था थी संविधान सभा दोस्तों, लिखित संविधान में। लेकिन अलिखित संविधान परंपराओं की स्वीकारिता है और वह विकसित हो रहा है धीरे धीरे। वहां पे लिखित मात्रा कम है, तो अर्थात वहां पर ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जो संविधान सभा का गठन करे। अर्थात संविधान निर्माण के लिए कोई भी संविधान सभा नहीं होगी दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को। शायद मैं आपको समझाने में, आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूं और आपकी बातों को मैं समझा पा रहा हूं, अपने बातों को। तो आप दोस्तों यह 3 पॉइंट्स फटाक से लिखें, मैं इसे मिटाऊंगा, देन मैं आगे के पॉइंट्स बताऊंगा आपको।
लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों करते रहें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन तत्काल मिले। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को शेयर करें लोगों तक, ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो करे, लोगों तक पहुंचे, और साथ ही साथ उन लोगों का भी भला हो सके जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आप इसे देखें। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट दोस्तों, तो चौथा पॉइंट होगा, अगर कोई संविधान निर्मित है अर्थात कोई संविधान लिखित है, लिखने की मात्रा ज्यादा है, तो वह संविधान के लागू होने का कोई न कोई डेट होगा। संविधान सभा जब बनी होगी तो संविधान निर्माण के प्रारंभ का भी कोई डेट होगा कि संविधान निर्माण का प्रारंभ कब से शुरू हुआ, संविधान लागू कब हुआ। तो यह सारी व्यवस्थाएं लिखित संविधान में ही दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। तो अर्थात जो निर्मित संविधान होगा उसमें लागू होने की तिथि निश्चित होगी। निर्मित संविधान में लागू होने की एक निश्चित तिथि होती है दोस्तों। क्योंकि अगर संविधान निर्मित किया गया है, संविधान लिखा गया है, तो संविधान लिखने के बाद संविधान सभा द्वारा या जनता द्वारा उसे स्वीकार तो किया जाएगा ना दोस्तों, उसे लागू तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि वो परंपराओं के रूप में तो है नहीं कि हमने उसे स्वीकार कर लिया, परंपराओं के रूप में हजारों साल से चल रही व्यवस्था, हमने उसे लागू किया है ताकि हमारी जनता उसे स्वीकार कर सके, जनता उसे एक्सेप्ट कर सके। इसलिए वहां पे लागू करने की एक तिथि होगी, एक निश्चित तिथि होगी जिस तिथि में हम संविधान को लागू करते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान निर्मित है। वहीं अगर अलिखित संविधान है अर्थात परंपराओं की मात्रा ज्यादा है, तो हमने उसे स्वीकार किया है अर्थात उसमें निश्चित लागू होने कोई तिथि नहीं है, इसलिए वह संविधान विकसित हो रहा है। अभी वर्तमान में भी आप देखेंगे तो प्रक्रिया इसकी चल रही लगातार, यह विकसित हो रहा है, विकसित होने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अर्थात वर्तमान में भी विकसित होने की परंपरा चल रही है। अर्थात जो अलिखित संविधान होगा वहां पे परंपराओं का विकास वर्तमान में भी चल रहा है दोस्तों। वर्तमान में भी परंपराएं आ रही हैं, परंपराओं का एक्सेप्टेंस चल रहा है, तो अर्थात वहां पे कोई लागू करने की निश्चित तिथि नहीं होगी दोस्तों। हमारे यहां संशोधन होते हैं पर लागू करने की तिथि कोई एक है। पर यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे परंपराएं लगातार आ रही, परंपराएं आती जा रही हैं, उसे स्वीकार किया जा रहा है लगातार। अर्थात परंपराओं का विकास लगातार वर्तमान में चल रहा है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। आइए हम अपने पांचवें पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें एक पॉइंट्स और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। अर्थात यह अधिनियमित होगा, अधिनियमित होगा। जो लिखित संविधान होगा यह अधिनियमित संविधान होगा, और जो अलिखित संविधान होगा यह अधिनियमित नहीं होगा दोस्तों, अधिनियमित नहीं होगा। अर्थात यह कोई निश्चित लागू करने की तिथि नहीं होगी, अर्थात यह कभी अधिनियमित नहीं होगी। जब आप हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, अधिनियमित, आत्मार्पित जैसे शब्दों का प्रयोग वहां किया जाता है, इसीलिए क्योंकि हमने संविधान को अधिनियमित कर दिया, अर्थात हमने विधि बना दिया है और इसको हमने आप पे दे दिया है, इसलिए अधिनियमित कर दिया हमने संविधान को। अर्थात वहां पे परंपराएं अलिखित संविधान में चल रही हैं, इसलिए वो अधिनियमित आज तक नहीं हुआ। परंपराएं लगातार उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं लगातार बनी है दोस्तों।
वहीं जो लिखित संविधान होगा दोस्तों वह अधिनियमित होगा, अर्थात उसको एक समय टाइम पीरियड में हमने उसको बनाया, लागू कर दिया, लागू करके अधिनियमित कर दिया, अर्थात अब वह अधिनियम बन गया एक तरीके से और वह आप सभी पर लागू हो चुका है दोस्तों एक तरीके से। तो आप यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए हम सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट दोस्तों इसमें होगा कि जो अलिखित संविधान होगा उसकी प्रकृति जो होगी ज्यादा ओपन होगी, अर्थात राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति में सभी विकल्प खुले होंगे। अब आप समझिए, पहले हमने राज्य व्यवस्था, संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर होता है यह हमने आपको क्लियरली बखूबी बताया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि राज्य व्यवस्था की कुछ प्रकृति होती है दोस्तों। तो प्रकृति क्या होती है राज्य व्यवस्था की? तो प्रकृति होती है दोस्तों, या तो वह संघात्मक होगा दोस्तों, या तो वह एकात्मक होगा दोस्तों, या वह अर्ध संघात्मक होगा दोस्तों। या तीन व्यवस्थाएं ही दोस्तों होंगी, या तो वह संघात्मक होगा, या तो वह एकात्मक होगा दोस्तों, या तो वह अर्ध संघात्मक होगा। हमने संघात्मक, एकात्मक और अर्ध संघात्मक में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था। जब हम आगे क्लासेस लेंगे तो आपको हम बताएंगे संघात्मक क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है और अर्ध संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। यहाँ पे हम सिर्फ एक छोटा सा आपको पॉइंट बता देते हैं कि एकात्मक जो संविधान होगा, जहां पे एकात्मक जो राज्य व्यवस्था होगी दोस्तों, वहां की प्रकृति में क्या होगा, वहां पे प्रकृति में सत्ता का केंद्रीकरण होगा दोस्तों, अर्थात पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा, अर्थात पावर जो है किसी एक के हाथ में संकेंद्रित हो जाएगी। और जो संघात्मक व्यवस्था होगी दोस्तों, वहां पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, अर्थात पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग पावर, अलग अलग व्यवस्थाएं दी जा रहेंगी। वहीं अर्ध संघात्मक जो होगा उसमें कुछ संघात्मक व्यवस्थाएं होंगी, कुछ कुछ एकात्मक व्यवस्थाएं होंगी, अर्थात वहां का दोनों का मिला जुला रूप होगा दोस्तों। हम जब आपको संघात्मक और एकात्मक और अर्ध संघात्मक के क्लासेस को जब लेंगे तो वहां बखूबी आपको बताएंगे, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि संघात्मक संविधान की व्यवस्था अर्थात राज्य व्यवस्था की जो व्यवस्था है वह कहाँ पे पाई जाती है, एकात्मक की राज्य व्यवस्था कहाँ पर है, या अर्ध संघात्मक राज्य व्यवस्था की प्रकृति कहाँ देखने को मिलती है, अर्थात किन किन देशों में देखने को मिलती है। तो आप यह शब्द को अभी एज इट इज ऐसे ही समझ लें कि संघात्मक अर्थात पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, एकात्मक अर्थात पावर का सेंट्रलाइजेशन, और अर्ध संघात्मक में कुछ पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा, कुछ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपने यह शब्द समझ लिया होगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों कि जब राज्य व्यवस्था की प्रकृति जो लिखित संविधान है वह संघात्मक को एक्सेप्ट कर सकता है, वह एकात्मक भी जा सकता है, वह अर्ध संघात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो अलिखित संविधान होगा वहां पर ज्यादातर जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी वह एकात्मक होगी, क्योंकि शुरू से उसका झुकाव परंपराओं के अनुसार चलता रहा है। तो परंपराएं धीरे से कैसी रही हैं, प्राचीन काल में ही परंपरा वंशानुगत रही है और एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अर्थात राजा का ही सत्ता होती थी, अर्थात एकात्मक व्यवस्था परंपराओं में ज्यादा स्वीकार की जाती है। तो जहां जहां पर अलिखित संविधान मिलेगा आपको दोस्तों, वहां पर जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी वह एकात्मक होगी। क्यों? क्योंकि पावर वहां पर किसी एक के हाथ में ही संकेंद्रित होती चली जाएगी दोस्तों। तो देखिए कि जो अलिखित संविधान होगा दोस्तों, यहां पे क्या बनेगा कि राज्य व्यवस्था की दोस्तों जो प्रकृति होगी, इसमें राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति जो होगी दोस्तों वह कैसी होगी, आपके लिए एकात्मक होगी। आई होप अपने पांच के पांचों पॉइंट समझ गए होंगे। अब तक के सारे पॉइंट्स जितने मैंने बताए आपने इन सारे पॉइंट्स को समझ लिया होगा दोस्तों। आप इसे राइट डाउन करें, देन मैं आपको आगे के पॉइंट्स बताता हूं। आप कम से कम कोशिश करिए, जिन जिन लोग यह वीडियो, जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट अपने द्वारा 5-5 लोगों को यह वीडियो शेयर करें और 5-5 लोगों से यह वीडियो सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा चैनल थोड़ा बड़ा हो जाए जल्द से जल्द दोस्तों।
आप इसे राइट डाउन करें दोस्तों, तब तक मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है दोस्तों। आयो दोस्तों, आपने यहां तक की सारी चीजें लिख ली होंगी। पढ़ाई को दोस्तों मस्ती के साथ करें, प्रेशर के साथ नहीं। पढ़ाई मस्ती के साथ करिए, डेली छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उन गोल्स को पूरा करिए, और जब बिस्तर पर रात में सोने जाएं तो आपके द्वारा जो बनाए गए गोल्स हैं आप उससे सेटिस्फाइड रहें कि मैंने जो गोल्स बनाया उसे अचीव किया। हमेशा जो भी गोल्स आप बनाएंगे उसके 90% 80% चीजें ही आप अचीव कर पाएंगे, डेली 100% नहीं होगा। पर फिर भी गोल बहुत बड़े मत बनाइए, डेली छोटे छोटे गोल बनाइए, और वह गोल जो आप जिसे जल्दी से जल्दी पूरा कर सके उन गोलों को बनाएं। और कोशिश करें कि गोल छोटे हों, और सर्वप्रथम अभी आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लें जो सब्जेक्ट्स आपके लिए टफ हैं, जिसे आप याद नहीं कर पा रहे हैं जल्दी। बहुत ही जल्द मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, सारे एक बार बुलेट पॉइंट्स में लेकर के आऊंगा वो सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए। इसी प्रकार मैं यूपीपीएससी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने अभी मेंस एग्जाम देके खाली होने के बाद तो मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन हर साल हिट करते हैं स्टैटिक एरियाज के। तो वो मैं स्टैटिक एरियाज के क्वेश्चंस आपको बहुत ही जल्द आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन कहां से क्वेश्चंस टॉपिक्स हिट करते हैं। और साथ ही बहुत जल्दी हम लोग करंट अफेयर्स की भी क्लास लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि आपको करंट अफेयर्स की भी सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाए। दोस्तों, यह चैनल वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है और आपकी सारी समस्याओं का निदान यहीं से किया जाएगा। दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छठा। दोस्तों आइए देखते हैं, 5 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया था। देखिए, जैसा आपको पता है कि जो लिखित संविधान होगा दोस्तों, वहां पर पावर जो होगी ना, वह पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई होगी। थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, ना तुम मेरे मुंगली करो ना मैं तुम्हारे मुंगली करूंगा। सब मस्त रहो अपने अपने पावर्स को लेकर के, और अपने पावर्स का सभी को यूज करो, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर जहां जहां दोस्तों लिखित संविधान होगा, वहां पर आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे, न्यायपालिका हमारी थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल होगी। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका जो होगी वह विधायिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है, अर्थात पुनराविलोकन कर सकती है। जो भी विधियां, क्योंकि आपको पता है कि लेजिस्लेचर अर्थात जो विधायिका होगी दोस्तों, विधायिका के पास विधियां बनाने की शक्ति होती है। संविधान विधि बनाने की शक्ति विधायिका को ही प्रदान करती है, और विधायिका जो भी विधि बनाती है वह तभी लागू होगी जब न्यायपालिका उसको जांच लेगी। अर्थात न्यायपालिका की पावर लिखित संविधान में ज्यादा होती है। वहीं जब हम अलिखित संविधान को देखेंगे दोस्तों, तो वहां विधायिका सबसे पावरफुल होगी। कहा जाएगा ना कि विधायिका, अर्थात आपको पता है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान के तौर पे आप सभी जानते हैं। तो क्या कहा जाता है ब्रिटेन के संविधान की विधायिका को? ब्रिटेन की विधायिका को कहा जाता है कि ब्रिटेन की विधायिका पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा वह दुनिया में सब कुछ कर सकता है, अर्थात संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है उस पर। अर्थात वहां पर जो पार्लियामेंट होगा वह सबसे पावरफुल होगा, वह कुछ भी कर सकता है, संविधान में कोई भी बदलाव कर सकता है दोस्तों। तो इस हिसाब से देखेंगे जो लिखित संविधान होगा दोस्तों, लिखित संविधान में आपकी जो न्यायपालिका होगी, न्यायपालिका, विधायिका व कार्यपालिका से तुलनात्मक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होगी। दोस्तों, इसके अपवाद भी हो सकते हैं कि न्यायपालिका ही सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, विधायिका के पास भी पावर है।
अर्थात संसद के पास भी पावर है महाभियोग को लेकर के न्यायपालिका पे लगा सकती है, पर कमोबेश न्यायपालिका के पास पावर्स ज्यादा ओपन है, ज्यादा खुले हुए हैं, और महाभियोग की प्रक्रिया कभी कभी होती है, ऐसा नहीं हर किसी पर नहीं, लेकिन जो समीक्षा की व्यवस्था है, कानूनों की समीक्षा करना, यह हर वक्त न्यायपालिका कर रही होती है किसी भी संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि की। वहीं पर जो अलिखित संविधान होगा दोस्तों, आपका जो अलिखित संविधान होगा, वह अलिखित संविधान में विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका से तुलनात्मक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होगी। दोस्तों न्यायपालिका को यहां पे भी समीक्षा की शक्ति हो सकती है, अपवाद हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगी ही। न्यायपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए विधियों की समीक्षा करने की शक्ति अलिखित संविधान में हो सकती है, लेकिन विधायिका चाहे तो वह रोक सकती है। अर्थात विधायिका यहां पर कोई भी संशोधन कर सकती है संविधान में, कोई भी संशोधन संविधान में विधायिका कर सकती है। और यहां पर क्या है दोस्तों कि न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। दोस्तों न्यायिक पालिका की समीक्षा की शक्ति होती है। न्यायपालिका जो होती है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है। इस हिसाब से जो लिखित संविधान होगा न्यायपालिका ज्यादा मजबूत होगी और अलिखित संविधान में विधायिका ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों अब आपने यहां तक समझा दोस्तों। अब हम 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा 7वां पॉइंट होगा दोस्तों सातवां पॉइंट बनेगा कि जहां पर लिखित संविधान होगा दोस्तों, जहां पर लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान का मतलब यह होता है जब संविधान खुद ही सबको पावर दे रहा है तो पावर की शक्ति का स्रोत कौन है दोस्तों? संविधान है। जब संविधान ही शक्ति के पावर का स्रोत है, अर्थात पावर का स्रोत है, जब यह शक्ति का स्रोत है तो संविधान सबसे पावरफुल होगा, अर्थात संविधान सर्वोच्च होगा और उसके नीचे सारी संस्थाएं होंगी, चाहे विधायिका, चाहे कार्यपालिका, चाहे न्यायपालिका, वह संविधान के अधीन होंगी, संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा दोस्तों। तो यहां समझिए संविधान सर्वोच्च होगा। कैसा होगा संविधान? संविधान दोस्तों सर्वोच्च होगा, अर्थात संशोधन करना आसान व कठोर दोनों हो सकता है, दोनों। वहीं पर जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब संविधान अलिखित है और विधायिका ही सारी परंपराओं को स्वीकार कर रही है, विधायिका ही सब कुछ कर रही है, तो अर्थात लेजिस्लेचर, अर्थात जो पार्लियामेंट होगा वह सबसे पावरफुल होगा। तो जो अलिखित संविधान होगा यहां पे संसद सर्वोच्च हो जाएगी, संसद सर्वोच्च होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रिटेन की संसद है वह महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा वह कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो दोस्तों आप इतने पॉइंट्स को नोट करें। साथ ही साथ यहां संशोधन आसान होंगे, आसान होंगे दोस्तों,
आप इतने दोस्तों राइट डाउन कर लेते हैं पॉइंट्स को। एक और पॉइंट दोस्तों, यहाँ का संविधान जो होगा वह लचीला संविधान होगा। कैसा होगा दोस्तों? लचीला संविधान होगा। एक तो आज सर में मेरे दर्द है दोस्तों, तो इसलिए कई बार राइटिंग्स कुछ जगहों पर ओवरलैप हो जा रही हैं। लचीला, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों लगातार करते रहें, चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें दोस्तों। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये 7 पॉइंट्स मैं आपके लिए खोज करके ले आया था। अब मैं आपको कुछ लिखित संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और वहीं पर अलिखित संविधान में कुछ 1-2 पॉइंट्स बताऊंगा। आपकी सारी टॉपिक्स यहीं पे खत्म हो जाएंगे, अर्थात लिखित और अलिखित संविधान के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। आप इसे राइट डाउन कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखित संविधान में ही विश्व का सबसे पहला संविधान कौन सा है? लिखित संविधान दोस्तों आपको सभी को पता है, यूएस अर्थात अमेरिका। तो जो अमेरिका का संविधान है दोस्तों, यह पहला लिखित संविधान है। पहला लिखित संविधान। कैसा? पहला लिखित संविधान। दूसरा, सबसे छोटा संविधान। तीसरा दोस्तों, तीसरा पॉइंट बनेगा यहां पर कि कठोर संविधान, क्योंकि यहां पर संशोधन जो है आसान नहीं है। कठोर संविधान, यह हुआ अमेरिका संविधान। वहीं आइए देखते हैं जापान के संविधान को। दोस्तों, श्रीलंका संविधान। श्रीलंका अपना पड़ोसी है दोस्तों, इसे भूलिएगा नहीं आप लोग। श्रीलंका सबसे लचीला लिखित संविधान, सबसे लचीला लिखित संविधान। सबसे लचीला लिखित संविधान किसका दोस्तों? तो श्रीलंका का, अर्थात यहां पे संशोधन करना श्रीलंका में आसान होगा। कठोर संविधान मतलब कि संशोधन आसान नहीं होगा अमेरिका में। आइए दोस्तों, अपना प्यारा महान भारत देश को देखते हैं दोस्तों। तो भारत को जो होगा सबसे बड़ा लिखित संविधान, पहला पॉइंट सबसे बड़ा लिखित संविधान। दूसरा पॉइंट लचीला व कठोरता का समन्वय। समन्वय होगा, अर्थात हमारा संविधान लचीला भी होगा, कठोर भी होगा। अर्थात हम अपने संविधान में संशोधन भी आसानी से भी कर सकते हैं, और कुछ संशोधन के लिए हमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर हमारा संविधान वहां कठोर हो जाता है। और कुछ संविधान हम नॉर्मली कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, जैसे किसी क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करना हो, उनके क्षेत्र की सीमा को कम करना हो, उनके क्षेत्र की सीमा किसी और राज्य से जोड़ करके दूसरा राज्य बनाना हो। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हमें लचीले संविधान अर्थात संविधान साधारण संशोधन साधारण व्यवस्था से हो जाएगा, साधारण बहुमत से। लेकिन जब कठोर संविधान होगा तो हम कठोर संविधान के तहत हम कोई भी संशोधन करने के लिए हमें कैसी व्यवस्था करनी होगी? विशेष बहुमत और साथ ही साथ आधे राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी दोस्तों हमें। वहीं दोस्तों एक अपना मित्र जापान, यह एशिया का पहला लिखित संविधान था। दोस्तों इतने पॉइंट्स आप लिख लें। ये हो गए आपके लिखित संविधान के सारे पॉइंट्स। अब आइए हम अलिखित संविधान में कुछ कहानी आपको सुना देते हैं, एक मोटा मोटा।
12 जून 15 जून 1215। अब 12 जून दोस्तों, अलिखित संविधान का उदाहरण एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ब्रिटेन का संविधान है दोस्तों। कौन है? ब्रिटेन का संविधान, अर्थात ब्रिटेन के संविधान परंपराओं के आधार पर फला फूला और आगे बढ़ा है दोस्तों। तो आइए हम एक कहानी छोटी सी देखते हैं कि कैसे ब्रिटेन में सबसे पहले परंपराओं के रूप में संविधान का विकास शुरू हुआ दोस्तों। जैसे आपको पता है कि प्राचीन काल से ही देश में हर जगह पर राजतंत्र की व्यवस्था थी, तो ब्रिटेन में भी एक राजतांत्रिक व्यवस्था संचालित हो रही थी। तो 1199 के आसपास एक नया शासक वहां उठ करके आता है जिसका नाम होता है किंग जॉन, अर्थात राजा का नाम जॉन होता है। तो जो जॉन राजा थे अर्थात किंग जॉन जो थे, वह सामंतों को बहुत प्रताड़ित करता था। जो सामंती व्यवस्था होती थी, आपको ही पता है कि जो मिडाइवल टाइम फेज होता है, मिडाइवल टाइम फेज में सामंत बहुत एक्टिव हो गए थे और सामंत ने राजा पर पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। तो उस पकड़ के दौरान राजा अपने आप को सशक्त करने के लिए अब सामंतों को टॉर्चर करना शुरू कर दिए थे। सामंतों को तो टॉर्चर करते ही करते थे, जनता को भी टॉर्चर करते थे। कहां पे? ब्रिटेन में दोस्तों। तो जैसे ब्रिटेन जो है, जब वहां सामंत ने जब राजा सामंत का शोषण करने लगा, अर्थात सामंत को दबाने लगा, सामंत को परेशान करने लगा, तो इस सारी व्यवस्था को देखते हुए सामंतों ने एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, समूह बना करके राजा पर अटैक किया। और जब अटैक किया राजा पर, तो उस अटैक के दौरान राजा थोड़ा सा कमजोर पड़े, और राजा जब कमजोर पड़े तो राजा से एक समझौता किया गया। क्या समझौता किया गया? जिसमें समझौता किया गया कि आप भी, अर्थात राजा भी जो होगा वह कानून के अधीन होगा, अर्थात विधियों के अधीन होगा। राजा अपने मन से किसी को जबरदस्ती फांसी देने का आदेश नहीं दे सकता कि तुमने मुझे कुछ बोल दिया इसलिए तुमको फांसी दे दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो वहां पे क्या की व्यवस्था की गई? 1215 में ही ब्रिटेन में जो राजा जॉन थे, किंग जॉन, उन्होंने अब सामंतों को एक अधिकार दिया कि ठीक है, आप अपना व्यापार करें, विस्तार करें, हमें कोई दिक्कत है, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर हमें टाइमली आप जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसका कुछ परसेंट हमें भी टैक्स के तौर पे देते रहें। तब वहां पे धीरे धीरे यह व्यवस्था शुरू हुई कि अर्थात अधिकार सभी के होने चाहिए, सिर्फ राजा के ही अधिकार नहीं होने चाहिए। तो राजा के अधिकार और दायित्व हैं, तो जनता के भी अधिकार और दायित्व होंगे दोस्तों। तो इस हिसाब से 1215 में पहली बार ब्रिटेन की जनता को भी जो समझौता पत्र था दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जिस समझौता पत्र में जो समझौता हुआ सामंत और राजा के बीच में, उन सामंतों ने कहा कि जनता की भी एक पावर होगी, अर्थात जनता का भी एक अधिकार होगा, आपको जनता को भी अधिकार देना होगा दोस्तों। तो 1215 में पहली बार ब्रिटेन शासक जॉन ने ब्रिटेन की जनता को कुछ अधिकार दिए। क्या दिए दोस्तों? कुछ अधिकार दिए। इन्हीं अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि महाधिकार पत्र के तौर पर, महाधिकार पत्र, तो जो ब्रिटेन के राजा ने वहां की जनता को जो अधिकार दिया, उस जो पत्र पे लिख करके अधिकार दिया कि आपके ये अधिकार होंगे, वह अधिकार को महाधिकार पत्र कहा गया। और महाधिकार पत्र का मतलब दोस्तों होता है मैग्ना कार्टा। इसे दोस्तों मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा दोस्तों, मुझे छिपकली से डर लगती है, तभी छिपकली का आ गई थी। हाँ, तो ब्रिटेन के शासक जॉन ने ब्रिटेन की जनता को 1215 में कुछ अधिकार दिए, जिस अधिकार को महाधिकार पत्र कहते हैं। उसी महाधिकार पत्र को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से। तो आप भली भांति परिचित होंगे, जब EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापार के तौर पर आई थी, तो वहां के जो भी शासक थे, उन शासक ने उस ब्रिटिश कंपनी को
एक मैग्ना कार्टा दिया था दोस्तों। क्या दिया था दोस्तों? मैग्ना कार्टा, जिसमें बताया गया था कि आपके पास यह अधिकार है और आप जाएं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा यहीं समाप्त होता है। हमने आपको क्लियरली सारी बातें बखूबी समझा दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी टॉपिक्स एक एक करके समझ में आए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि आपके क्या डाउट्स हैं। आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा, आपके डाउट्स जो भी होंगे उन्हें क्लियर किया जाएगा। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लोगों तक कम से कम एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हमारे चैनल की थोड़ी सी रीच बढ़े और लोगों तक हमारा चैनल पहुंचे, ताकि हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे। जब चैनल के सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। जब हमारा मनोबल दोस्तों बढ़ेगा तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेकर के आएंगे, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए जो इनिशिएटिव आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो। दोस्तों आई होप आपने क्लास के साथ एंजॉय किया होगा। दोस्तों अभी तुरंत ही इसके बाद जस्ट आपको एक क्लास मिलेगी दिलीप सर की, आप उस क्लास का भी एंजॉय करें। आप क्लास के साथ जुड़े रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें और लगातार जोरदार जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें। दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।